हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है अच्छे बढ़िया अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आज सीडीपी की नेक्स्ट क्लास है हमारी, जिसे हम भ्रूणीय विकास पढ़ेंगे। हमने भ्रूणीय विकास कल भी थोड़ा बहुत देखा था और फिर हमने उसको बीच में छोड़ दिया था। उसके आगे का पार्ट हम करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं कि भ्रूणीय विकास क्या होता है। ठीक है, भ्रूण का विकास आगे का पढ़ते हैं। कल जितना पढ़ लिया था उसके आगे का पढ़ रहे हैं। चौथे माह तक हमने कल हम चौथे माह नहीं क्या, भ्रूण में 5वें सप्ताह तक 3 जननिक स्तरों का निर्माण हो जाता है। ठीक है, जो भ्रूण है जब ये 5 सप्ताह का होता है, 5वां सप्ताह है ना, तो इसमें 3 जननिक स्तरों का निर्माण हो जाता है। ये 3 जननिक स्तर कौन से होते हैं? एंडोडर्म, मेसोडर्म तथा एक्टोडर्म। ठीक है, इसके पश्चात इन स्तरों से विभिन्न शारीरिक अंगों का निर्माण होता है। जो भ्रूण होता है पहले ये 3 परतों में डिवाइड होता है। हाँ, एक सेकंड रुकिएगा। हाँ, तो हमने कहाँ तक देख लिया था? 3 स्तर में 3 जननिक स्तर होते हैं 5वें सप्ताह में। ठीक है, एंडोडर्म, मेसोडर्म तथा एक्टोडर्म। इसके पश्चात इन स्तरों से विभिन्न शारीरिक अंगों का निर्माण होता है। अलग अलग जो आपकी स्तर है, इनसे अलग अलग अंगों का निर्माण होता है। तो अपन देख लेते हैं किससे क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे भ्रूण में 7वें से 9वें सप्ताह के मध्य तक हाथ, पैर, श्वसन तंत्र, तंत्रिका तंत्र एवं पाचन तंत्र बन जाते हैं। कौन कौन से? भ्रूण में 7वें से 9वें सप्ताह में, ठीक है, 7वें से 9वें सप्ताह के मध्य तक हाथ बन जाते हैं, पैर बन जाते हैं, श्वसन तंत्र बन जाता है, तंत्रिका तंत्र और पाचन तंत्र जो है वो बन जाते हैं। ठीक है, इसके बाद तीसरे माह में भ्रूण का कंकाल तंत्र बन जाता है। जो कंकाल तंत्र है, जिसे आप जो कहते हैं ना हड्डियों का पूरा ढांचा रहता है, वो बच्चे का बन चुका होता है। कब? तीसरे माह में। ठीक है, अब सप्ताह की बात नहीं, अब महीने की बात हो रही है। फिर आता है चौथे महीने में सिर एवं शरीर पर रोएं। चौथे माह में क्या बन जाता है? सिर बन चुका होता है और शरीर पर रोएं आ जाते हैं। ठीक है, 5वें माह में आहार नाल बन जाती है। रुधिर व अस्थि मज्जा बन जाते हैं। कब? आपके 5वें महीने में बच्चे की क्या बन जाती? आहार नाल बन जाती है 5वें सप्ताह में। और रुधिर और अस्थि मज्जा बन जाते हैं, मतलब अस्थि मज्जा बनेगी, वहां से उसके रुधिर का बनना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, कौन से महीने में ये होता है? ये आपके चौथे महीने में। ठीक है, चौथे महीने में फिर से देख लो क्या क्या होता है। सिर बनता है चौथे महीने में। ठीक है, तीसरे महीने में क्या होता है? कंकाल तंत्र बनता है। ठीक है, तीसरा महीने जैसे होता है ना, बोलते हैं ना बच्चा जीभ बन जाता है 3 महीने में, है ना। तीसरे महीने में जीभ बन चुका होता है, पहले गोला होता है ब्लड का। तो 3 महीने में मतलब उसकी जो ऑर्गन्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं, हड्डियों का ढांचा बन जाएगा 3 महीने में। तो चौथे महीने में उसको क्या होगा? सिर बन जाएगा उसका, उसके हाथ शरीर पर रोए आ जाएंगे। ठीक है, और 5वें महीने में उसको क्या हो जाएगा? आहार नाल बन जाएगा 5वें महीने में। और रुधिर जो अस्थि मज्जा है ये बन जाते हैं। 6वें महीने में भ्रूण छोटे शिशु का रूप धारण कर लेता है, छोटा सा शिशु बन जाता है 6वें महीने में। ठीक है, 7वें माह तक शिशु के सभी अंग अच्छी तरह कार्य करने लगते हैं। ठीक है, क्या होता है? 7वें महीने में क्या हो जाता है? शिशु के जो अंग हैं वो अच्छी तरह से कार्य करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो कहते हैं ना कि 7वें महीने में अगर बच्चा हो जाता है, मान लो किसी को 7 माह सा बच्चा बोलते हैं, 7 माह में हो जाता है, तो होता ज़रूर छोटा सा है, लेकिन उसको अगर प्रॉपर केयर किया जाए, उसको गर्भ के जैसा वातावरण दिया जाए, मशीन में रखा जाता है उसको, तो उससे क्या होता है? बच जाता है, वो बच्चा जी लेता है। इसके बाद आता है 8वें महीने में उसमें वसा का जमाव होने लगता है। 8वें महीने क्या होता है? बॉडी में वसा का जमाव होने लगता है, जबकि 9वें महीने में बच्चा जो है जन्म के लिए तैयार हो जाता है। 9वें महीने में तैयार हो जाता है जन्म के लिए। ठीक है, इसके बाद देखेंगे भ्रूण भ्रूण का जो पोषण है जरायु, एमनियोन एवं अपरा द्वारा होता है। भ्रूण का पोषण किसके द्वारा होता है? जरायु, एमनियोन एवं अपरा के द्वारा होता है। मनुष्य में जो गर्भाधान काल होता है 280 दिन का होता है। इसके पश्चात प्रसव द्वारा शिशु माता के शरीर से बाहर आ जाता है। ठीक है, गर्भाधान
दिनों में अगर पूछा जाए आपसे, दिन में कोई पूछता है कि कितने दिन का होता है, तो 280 दिन का होता है। मास महीने में कोई पूछता है तो 9 महीने का होता है, और वैसे 9 महीने 10 दिन का होता है। एग्जैक्टली अगर पूछा जाए सही डेटा, तो 9 महीने 10 दिन का होता है। और सप्ताह में पूछा था जो 40 सप्ताह का होता है। ठीक है, अब देखते हैं गर्भ में बच्चे के विकास के दौरान आने वाली समस्याएं। तो इसके लिए अपन को नेक्स्ट पेज पर चलना होगा। ठीक है, तो गर्भ में बच्चे के विकास के दौरान आने वाली प्रमुख समस्याएं कौन सी होती हैं? तो गर्भावस्था के दौरान विकास के फीटल चरण में बच्चे की वृद्धि बहुत तेजी से होती है, फीटल वाले चरण में। ठीक है, और इसलिए इस समय अन्य समस्याएं भी बहुत जल्दी हो सकती हैं। ठीक है, जैसे जैसे विकास जल्दी जल्दी होगा, वैसे ही विकास के साथ साथ होने वाली प्रॉब्लम्स भी जल्दी जल्दी होंगी, जल्दी जल्दी फैलेंगी बॉडी में। ठीक है, तो जेनेटिक समस्या देख लेते हैं, जेनेटिक क्या होती है। गर्भावस्था के दौरान बच्चे के विकास के साथ साथ उसमें कुछ एबनॉर्मल फॉर्मेशन या विकास से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। ठीक है, एबनॉर्मल फॉर्मेशन, ठीक है, और विकास से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है। यह जेनेटिक उत्परिवर्तन, जीन में क्षति, क्रोमोसोमल असामान्यताएं इत्यादि के कारण हो सकता है। हालांकि कुछ मामलों में यह पता चला है कि यह समस्याएं गर्भावस्था के दौरान होना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, गर्भावस्था के समय पे ही ये प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। तो जेनेटिक समस्याओं को देखते हैं। यह क्या है, एबनॉर्मलिटीज बहुत कम होने से लेकर अत्यधिक खतरनाक भी हो सकती है। इस चरण में एबनॉर्मलिटीज की वजह से मिसकैरेज की समस्या 10 से 15% तक बढ़ जाती है। ठीक है, जेनेटिक समस्याओं के कारण 10 से 15% तक अबॉर्शन की समस्या जो है, मिसकैरेज की समस्या बढ़ जाती हैं। इन समस्याओं में माँ की आयु एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जिन महिलाओं की आयु छोटी होती है उनका बच्चा भी काफ़ी हेल्दी होता है। ठीक है, 35 वर्ष से 40 वर्ष से ज़्यादा की महिलाओं के बच्चों में डाउन सिंड्रोम होने की समस्याएं बढ़ जाती हैं, और साथ ही गर्भावस्था से संबंधित अन्य कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं। ठीक है, क्योंकि हमारी जो सेल्स हैं दिनों दिन, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है ना, वैसे वैसे सेल्स हमारी डैमेज होती जाती हैं। तो बहुत फ़र्क पड़ता है 35 के बाद जो है बच्चों में प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती है ना। बच्चों में जेनेटिक समस्या आ सकती है, डाउन सिंड्रोम की प्रॉब्लम हो सकती है। महिलाओं का वैसे ही बताते हैं क्षति होने लगती है उनके शरीर में जल्दी ही। आप लोगों ने भी सुना होगा कैल्शियम की कमी भी 30 के बाद हमारी बॉडी में होने लग जाती है। 30 साल के बाद हमारी जो बॉडीज़ हैं, महिलाओं की बॉडी में कैल्शियम की कमी होने लग जाती है। हमारी जो सेल्स हैं बॉडी की, वो ख़त्म होना धीरे-धीरे। आपके जो चेहरे पर झुर्रियाँ क्यों आती हैं? क्योंकि सेल्स तेज़ी से डैमेज हो रही हैं। तेज़ी से सेल्स डैमेज होंगी तो आपकी जो स्किन है वो जो है उसमें प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है, लूज़ लटकने लगती है आपकी स्किन। तो ये सिर्फ़ ऊपरी दिख रहा है हमको, ऊपर से हमको दिख रहा है कि हमारे चेहरे पे झुर्रियाँ आ रही हैं, हम लग रहे हैं बूढ़े से दिखने लग गए हैं, है ना? 35 के बाद ये प्रॉब्लम होने लगती है, थोड़ी-थोड़ी आपको दिखने लगती है, फाइन लाइन्स दिखने लग जाती हैं। तो जैसे बाहर दिख रही हैं, वैसे हमारे अंदरूनी जो ऑर्गन्स हैं, उन पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है एज का। तो 35 जैसी लेडीज़ की एज हो जाती है ना, तो फिर कंसीव अगर वो करती हैं, तो बहुत पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाती है कि बच्चे में कॉम्प्लिकेशंस आ जाएँ। ठीक है? तो वही ये बता रहा है कि 35 से 40 की एज के बीच में अगर कोई महिला जो है प्रेग्नेंट होती है, तो उसके बच्चे में डाउन सिंड्रोम के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है? तो आगे देखते हैं। नेक्स्ट पेज पर जाना होगा फिर से हमें। देखो, यदि यदि महिला में कोई और रोग या बीमारी है, तो यह समस्या भी गर्भावस्था के दौरान हो रहे विकास में बाधा बन सकती है। अगर कोई महिला में ऑलरेडी कोई प्रॉब्लम है, कोई बीमारी है, तो उसके बच्चे पर भी इसका असर पड़ता है। अगर महिला HIV पॉजिटिव है, तो यह समस्या उसके बच्चे में भी हो सकती है। महिलाओं को अन्य वायरस जैसे रूबेला होने की वजह से भी बच्चे के दिल में रोग हो सकता है, या वह जन्म से ही बहरा हो सकता है। ठीक है, अगर महिला को अन्य वायरस जैसे रूबेला है ना, रूबेला का वायरस उसके अंदर है, तो बच्चे के दिल में रोग हो सकता है पहली चीज़, या फिर जन्म से ही वह बहरा हो सकता है। ये प्रॉब्लम उसमें हो सकती है। आगे देखेंगे, गर्भवती महिला या बच्चे में किसी भी प्रकार की कमी से बच्चे का विकास पूरा नहीं होता है, या उसकी न्यूरल ट्यूब में समस्याएं हो सकती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप बच्चे का मस्तिष्क जो है पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाता। इसके अलावा गर्भवती महिला को अल्कोहल और इसके बाद इलीगल अवैध ड्रग्स या किसी भी दवा
का सेवन नहीं करना चाहिए। लीगल ड्रग्स या उसका अवैध इन चीज़ों का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये पदार्थ सीधे बच्चे को प्रभावित करते हैं और इससे कई सारी समस्याएं भी हो सकती हैं। आगे देखेंगे, फिर आती है प्री मैच्योरिटी। कई मामलों में बच्चा गर्भावस्था के 40 सप्ताह भी पूरे नहीं कर पाता और प्री मैच्योर पैदा हो जाता है। एडवांस मेडिकल साइंस की वजह से प्री मैच्योर जन्मे बच्चे भी जीवित रहते हैं और जन्म के बाद भी उनका विकास होता है। जन्म के बाद बच्चे के बचने की संभावना इस पर निर्भर करती है कि वह कितने लंबे समय तक माँ के गर्भ में रहा। ठीक है, कितने लंबे समय तक रहा है, इस पर डिपेंड करता है। जन्म के बाद बच्चे के बचने की संभावना बढ़ जाती है। अगर मान लीजिए 6 महीने, अब बताते ना, 6 महीने 10 दिन का जो समय होता है ना, उसको मानते हैं बच्चे का जन्म। अगर उसके पहले अगर बच्चा जन्मता है तो फिर वो अबॉर्शन की कैटेगरी में आता है, क्योंकि बच्चा बचता नहीं उसमें। अगर बच्चे की डिलीवरी हो भी जाती है ना, तो वो बच्चा बचता नहीं, उसे अबॉर्शन माना जाता है ना। तो 6 महीने, कम से कम उसको 6 महीने 10 दिन कंप्लीट अगर वो कर लेता है ना, तो फिर उसको बोलते हैं जन्म, क्योंकि उसके बाद का बच्चा जो है बचने की पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। लेकिन उसके पहले अगर होता है तो बिल्कुल चांसेस नहीं होते हैं, बच्चा नहीं बच पाता है। हम ऑलरेडी यहाँ ऊपर पढ़ चुके हैं, पिछले पेज में पढ़ चुके हैं कि 6 महीने में जो है बच्चे के ऑर्गन्स डेवलप हो रहे होते हैं। तो जब वो डेवलप हुए नहीं है तो फिर उसको सर्वाइव करने में भी दिक्कत होती है। तो 6 महीने 10 दिन अगर बच्चा हो चुका है ना, तो उसको मानेंगे कि हाँ ये जन्म है, जीवित जन्म है ना। उसके पहले का तो फिर वो बचता ही नहीं है, तो कोई मतलब ही नहीं है उसका। पिछले पेज पर, अगले पेज पर चलते हैं। अब यहाँ पर देखो जेनेटिक समस्याएं क्या क्या होती हैं वो देख लेते हैं। ठीक है, 21 से कम सप्ताह में बोल रहे हैं, सप्ताह में, ये प्रतिशत में देख रहे हैं कि इसमें कितने चांसेस हैं। ठीक है, 21 से कम अगर बच्चा है, 21 से कम सप्ताह का अगर बच्चा है, 21 से कितना हो गया, 21 से अगर आप ले रहे हो उसको तो कितना हो जाएगा, ये आपके 4 सप्ताह का 1 मंथ होता है। ठीक है, तो ये 5 सप्ताह, 5 महीने और 1 आध सप्ताह की बात कर रहा है ये। 1 सप्ताह, 5 महीने 1 सप्ताह का अगर बच्चा है तो 0% जो है इसके चांसेस हैं बचने के, क्योंकि अभी 6 महीने कंप्लीट नहीं हुए हैं ना। इसके बाद 21 से 22 अगर होते हैं, 21 से 22 सप्ताह होते हैं, यानी लगभग 5.5 महीने मान लीजिए, तो 0 से 10% के चांसेस हैं कि वो बच जाए। ठीक है, अब आता है 22 से 23%, यानी अभी भी 6 महीने पूरे नहीं हुए हैं, तो यहाँ पे 10 से 35% के चांसेस हैं। अब आता है आपका 23 से 24, है ना, 23 से 24 यानी 4 छिंग 24, यानी कि यहाँ पे उसकी 40 से 70% जो चांसेस हैं हो जाते हैं कि हाँ बच्चा बच जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 24 से 25, यानी यहाँ पे लगभग वो मैंने जो आपको डेटा दिया था, इस 6 महीने 10 दिन का जो होता है उसमें चांसेस हो जाते हैं कि हाँ बच्चा बच जाएगा। तो यहाँ पे 50 से 80% चांसेस होते हैं कि बच्चा जो है बच जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, वो कैटेगरी जो दी थी वो कंप्लीट हो रही है, यानी 6 महीने 10 दिन इतने टाइम के बीच में हो जाएंगे आपके। कितने चांस टाइम के बीच में, ये 24 से 25 सप्ताह के बीच में, है ना। तो इसमें चांसेस हो जाते हैं कि हाँ बच्चा बच जाएगा, 50 से 80% चांसेस होते हैं। इसके बाद आता है आपका 25 से 26, तो यहाँ पे तो फिर और पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाती है। यहाँ पे पूरा ही कंप्लीट हो चुका होगा आपका, 6.5 महीने का लगभग बच्चा हो जाएगा, तो यहाँ पे पूरे पूरे चांसेस है कि बच्चा बच जाएगा, है ना। और इसके बाद 26 से 27 होते हैं तो 90% से ज़्यादा हो जाते हैं चांसेस। मतलब जैसे जैसे बच्चे के जो टाइम ड्यूरेशन है माँ के गर्भ में रहने की, तो उससे पॉसिबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है। अब अन्य कॉम्प्लिकेशंस देख लेते हैं, गर्भावस्था के दौरान होने वाले कॉम्प्लिकेशंस और क्या क्या होते हैं। प्रदूषक, यदि एक गर्भवती महिला वातावरण के प्रदूषकों के संपर्क में भी आती है तो इससे बच्चे को समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। कुछ प्रकार के पेस्टिसाइड्स या एरोसोल्स में केमिकल्स होते हैं जो बच्चे की प्राकृतिक वृद्धि को हानि पहुंचा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है अल्कोहल। गर्भावस्था से पहले से भी सभी महिलाओं को अल्कोहल से दूर रहने की सलाह दी जाती है और गर्भावस्था के दौरान किसी भी प्रकार के अल्कोहल का सेवन नहीं करना चाहिए। यदि एक महिला गर्भवती होने पर अल्कोहल का सेवन करती है तो इसके परिणाम स्वरूप फीटल अल्कोहल सिंड्रोम हो जाता है। फीटल को क्या हो जाता है, अल्कोहल सिंड्रोम हो जाता है। इससे इससे बच्चे में जन्म से संबंधित कॉम्प्लिकेशंस और दोष हो सकते हैं। इससे बच्चे का मानसिक विकास रुक जाता है और उसका वजन बहुत कम हो जाता है। बच्चे के चेहरे की आकृतियों का निर्माण ठीक से नहीं होता, जैसे नाक चपटी हो जाती है, आंखें बहुत ज़्यादा
चौड़ी होती हैं, ऊपरी होंठ में फिल्ट्रम नहीं होता है या बच्चे के होंठ बहुत ज़्यादा पतले होते हैं। ठीक है, ये समस्याएं क्यों होती हैं? आपकी अल्कोहल सिंड्रोम के कारण। तो ये कुछ जो देख लीजिए सिम्टम्स हैं, जैसे बच्चे के चेहरे की आकृति का निर्माण ठीक से नहीं होता, नाक चपटी रह जाती है, बच्चे की आंखें बहुत ज़्यादा चौड़ी हो जाती हैं, ऊपरी होंठ में फिल्ट्रम नहीं होता या बच्चे के होंठ बहुत ज़्यादा पतले होते हैं। ठीक है, ऊपरी होंठ में फिल्ट्रम नहीं होता है। फिल्ट्रम आई गेस इसकी बात कर रहे हैं, ये इस तरह के लिप्स होते हैं ना, ये धनुष आकार, ये ऐसे नहीं रह जाते हैं, पतले हो जाते हैं, बिल्कुल सपाट। ये किससे हो जाते हैं? आपके अल्कोहल सिंड्रोम से। ठीक है, आगे देखेंगे। अब आता है कोकेन। कोकेन क्या होती है? ड्रग्स होती है एक तरह की। ठीक है, आमतौर पर कोकेन जो है बहुत ज़्यादा प्रभावी ड्रग है और यह शरीर को लंबे समय तक हानिकारक रूप से प्रभावित करता है। यदि गर्भवती महिला कोकेन का उपयोग करती है या गलती से भी वह इसके संपर्क में आ जाती है तो इसके परिणाम स्वरूप बच्चे में व्यवहारिक समस्याएं हो सकती हैं। जन्म के बाद बच्चा बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव बाहरी वातावरण के प्रति या किसी के पकड़ने पर भी ओवर सेंसिटिव हो सकता है या उसे मानसिक बीमारी भी हो सकती है। ये प्रॉब्लम किससे? कोकेन से हो सकती है। इसके बाद तंबाकू है। सभी महिलाओं को विशेष रूप से सलाह दी जाती है कि गर्भावस्था के दौरान स्मोकिंग ना करें या किसी प्रकार के बाहरी स्मोक से दूर रहें। यदि एक गर्भवती महिला स्मोकिंग करती है तो इससे गर्भावस्था में समस्या होने का खतरा बढ़ जाता है और साथ ही मिसकैरेज भी हो सकता है। इससे बच्चे के जन्म से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। ठीक है, तो किससे होती है? स्मोकिंग से। अगला है न्यूट्रिशन की कमी। गर्भावस्था के दौरान महिलाओं के लिए न्यूट्रिशन और बैलेंस डाइट का सेवन करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि गर्भ में पल रहे बच्चे का विकास हर समय हो रहा है। ठीक है, और माँ के भोजन में किसी भी न्यूट्रिएंट की कमी बच्चे पर प्रभाव पड़ता है। इसके परिणाम स्वरूप महिला के गर्भ में भ्रूण आकार में बहुत छोटा विकसित होता है, जिससे बच्चे के विभिन्न अंग, इम्यूनिटी सिस्टम और नर्वस सिस्टम के विकास में भी प्रभाव पड़ता है। ठीक है, माँ ठीक से खाना नहीं खाएगी तो बच्चा जो है प्रॉपर डेवलप नहीं होगा, साइज में बहुत छोटा होगा और उसकी इम्यूनिटी सिस्टम भी कम ही रहेगा क्योंकि उसके प्रॉपर जो अंग है वो डेवलप ही नहीं हो पाएंगे और अंग डेवलप नहीं होंगे तो ऑब्वियसली समस्या तो होगी शरीर में। आगे है प्रसव पूर्व देखभाल। इसके लिए हमें चलना पड़ेगा अगले पेज पर। प्रसव पूर्व देखभाल देखिए, स्वस्थ भ्रूण के विकास को बढ़ावा देने के लिए डॉक्टरों, स्त्री रोग विशेषज्ञों द्वारा गर्भवती महिलाओं को प्रसव पूर्व देखभाल दी जाती है। स्वस्थ बच्चे को जन्म देने के लिए माँ और बच्चे दोनों को उचित देखभाल की आवश्यकता होती है और यह बच्चे को अच्छा पोषण देकर उसके समुचित विकास में भी मदद करता है। ठीक है, उद्देश्य क्या है? गर्भावस्था के दौरान माँ और बच्चे को किसी भी परेशानी से बचाने के लिए प्रसव पूर्व देखभाल के कुछ उद्देश्य होते हैं जिन्हें सुचारू रूप से प्रसव के लिए पूरा किया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं स्वास्थ्य शिक्षा। बच्चे और माँ के स्वास्थ्य के संबंध में लगातार जांच जारी रहती है। गर्भावस्था एक माँ के लिए कठिन समय होता है और जो कई बदलाव लाता है। जहाँ उचित शिक्षा की आवश्यकता होती है, यहाँ प्रसूति विशेषज्ञ नई माताओं को गर्भावस्था के समय को स्वास्थ्य पूर्वक व्यतीत करने के तरीके के बारे में शिक्षा देकर उनकी मदद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, स्वास्थ्य जो संबंधी उनको क्या दिया जाता है? शिक्षा दी जाती है। आप आंगनवाड़ी केंद्र में जब महिलाएं जो हैं आती हैं प्रीनेटल चेकअप के लिए ANC के लिए आती हैं या टीकाकरण के लिए आती हैं तो उन्हें स्वास्थ्य संबंधी समझाइश दी जाती है कि आप बच्चे को कैसे आपको करना है केयर, है ना। आप गर्भवती हैं तो आपको क्या ऐसा खाना है जिससे बच्चे का हेल्थ अच्छा रहे और बच्चा अगर जन्म ले लेता है तो फिर आपको कैसा खाना खाना है कि आपका जो बच्चा है उसको प्रॉपर न्यूट्रिएंट मिले आपके दूध के माध्यम से। तो कई चीज़ें हम लोगों को समझानी होती है, स्वास्थ्य शिक्षा देनी होती है। आगे देखेंगे स्क्रीनिंग। प्रसव पूर्व देखभाल में माँ की उन स्थितियों पर विचार किया जाता है जो गर्भावस्था को प्रभावित कर सकती है, जैसे उच्च रक्तचाप, थायराइड, मधुमेह जो समय से पहले जन्म जैसी जटिलताओं का कारण बन सकती है। उच्च रक्तचाप
प्री एक्लैम्सिया का कारण बन सकती है, जो माँ और बच्चे के जीवन के लिए खतरा पैदा कर सकती है। ठीक है, हाई बीपी का बहुत बताते हैं कि बीपी अगर महिला का हाई है तो जन्म से पहले ही मतलब प्रसव से जो टाइमिंग दी है उससे पहले ही प्रसव होने के चांसेस हो जाते हैं। आगे है पोषण। माँ और बच्चे के विकास और देखभाल में पोषण महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अलावा कुछ खाद्य पदार्थ हैं जैसे मछली, अनानास, मेथी के बीज और कच्चे अंडे से भी बच्चे के लिए अच्छे माने जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। साथ ही माँ और बच्चे दोनों के लिए पोषण प्रदान करने के कारण आयरन, कैल्शियम और अन्य विटामिन की आवश्यकता भी बढ़ जाती है। ठीक है, माँ को आयरन, कैल्शियम और विटामिन की जो आवश्यकता है वो पूरी करनी होती है। चाहे आप वो खाने के माध्यम से लें और नहीं ले पा रहे हैं तो भाई उसके लिए टैबलेट्स अवेलेबल हैं। आप कैल्शियम, आयरन और विटामिन, मल्टीविटामिन भी ले सकते हैं ताकि आपके जो बच्चे का डेवलपमेंट है प्रॉपर हो जाए। ठीक है, आगे देखेंगे प्रसव पूर्व कक्षाएं देखेंगे। प्रसव पूर्व कक्षाएं ऐसी होती है जो नए माता पिता को गर्भावस्था के बाद गर्भावस्था के दौरान होने वाले परिवर्तनों को समझने में मदद करती है, क्योंकि प्रसव पूर्व कक्षाएं जो है पहले त्रैमासिक से शुरू होती हैं। वैसे तो आजकल पहले ही दी जाती है। हमारी जो आंगनवाड़ियां हैं इसमें सुपोषण दिवस जो होता है पहला मंगलवार जब मनाते हैं सुपोषण दिवस के रूप में, तो यहाँ पे जो नव विवाहित जोड़े होते हैं जिनकी अभी अभी शादी होती है उनको वहाँ पर बुलाकर प्रॉपर उनको पहले समझाइश दे दी जाती है कि जब ये प्रेग्नेंट होगी तो इनको क्या क्या सावधानी रखनी है ना, और क्या क्या एक्शन लेने हैं, इनको सारी उनको डिटेल्स जो है समझा दी जाती हैं ऑलरेडी, ताकि जब वो प्रेग्नेंट हों तो बिना देर किए वो उस पर एक्शन ले सके जो उनको समझाया गया है। ठीक है, आगे देखेंगे विकास ट्रैक। प्रसव पूर्व जांच जो है हर महीने या हर 2 महीने में होती है, जिससे बच्चे की स्वास्थ्य स्थिति का विश्लेषण करने में मदद मिलती है। चूँकि अच्छा स्वास्थ्य बताता है कि माँ को अच्छा पोषण प्राप्त हो रहा है। अल्ट्रासाउंड जांच से गर्भ के अंदर के विकास और वातावरण की जानकारी ली जाती है। ठीक है, जांच की जाती है। टीकाकरण। कुछ टीके हैं जो गर्भावस्था के दौरान माँ को दिए जाते हैं, जिनमें टिटनेस भी शामिल है और बच्चे को जन्म देते समय सुरक्षा प्रदान करने में हम मदद करते हैं। इस चरण के दौरान महिलाएं बीमार पड़ जाती हैं, इसलिए बच्चे को सुरक्षित रखने के लिए फ्लू के टीके दिए जाते हैं। क्या दिए जाते हैं? फ्लू के टीके दिए जाते हैं। स्वस्थ गर्भावस्था के लिए उपाय हैं। दवाओं के सेवन से पहले जांच करवाएं। हमेशा डॉक्टर से जांच लें कि आप कौन सी दवाएं ले रहे हैं, क्योंकि अलग अलग दवाओं का शरीर पर अलग अलग प्रतिक्रिया होती है और गर्भवती महिलाओं को कोई भी दवा लेने से पहले हमेशा डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। एसिडिटी, गैस्ट्रिक परेशानी आदि जैसी साधारण समस्याओं के लिए प्राकृतिक उपचार लेने का प्रयास करें। ओटीसी दवाओं से बचना चाहिए, क्योंकि इससे गर्भपात की समस्या बढ़ जाती है। कौन सी दवाओं से? ओटीसी। ये क्वेश्चन आ सकता है, नोट कर लेना। ये ओटीसी दवाइयाँ होती हैं जो गर्भपात के खतरे को बढ़ाती हैं। आगे देखेंगे, हर समय काम ना करें, आराम करें। अधिक काम जैसे सामान उठाना, बाथरूम की सफाई करना, फर्श साफ करना आदि से बचने की कोशिश करें। शरीर को लचीला बनाए रखने के लिए आप खाना बनाना, पोछे से फर्श साफ करना, धूल झाड़ना आदि जैसे भारी कामों में लग जाते हैं, जो गर्भावस्था के लिए कभी-कभी गंभीर साबित हो सकती है। ठीक है, विषैले खाद्य पदार्थों से बचें। धूम्रपान, शराब, तंबाकू और अन्य जंक फूड से बचना चाहिए, क्योंकि इनमें कई विषाक्त पदार्थ होते हैं जो बच्चे कहाँ गया जो बच्चे के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं। इसके बजाय सब्जियां, फल, सूप, सलाद, दूध और अन्य डेयरी उत्पाद जैसे अधिक स्वस्थ खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए। अब आता है पानी का सेवन अधिक करें। गर्भावस्था के दौरान प्लेसेंटा के माध्यम से भ्रूण को पोषण प्रदान करने के लिए रक्त की मात्रा 50% तक बढ़ जाती है। ठीक है, प्लेसेंटा के माध्यम से भ्रूण का पोषक तत्व प्रदान करने के लिए रक्त की मात्रा 50% तक बढ़ जाती है और सुचारू प्रवाह का समर्थन करने के लिए आपको पानी का सेवन बढ़ाने की आवश्यकता होती है। ठीक है,
प्लेसेंटा है उसमें रक्त की मात्रा तो है। अब आपको प्रॉपर उसके प्रवाह के लिए, प्रॉपर बहने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है। व्यायाम, सामान्य प्रसव को बढ़ावा देने के लिए, आपके शरीर को लचीला बनाए रखने के लिए प्रसव पूर्व देखभाल के बारे में मार्गदर्शन किया जा सकता है। चूंकि व्यायाम ऐंठन को कम करने में मदद करता है और गर्भपात की चिंताओं को कम करता है। नींद, अब नींद के बारे में देख लेते हैं। अच्छी नींद लेने से माँ के तनाव की संभावना बढ़ सकती है, कम हो जाती है, सॉरी। अच्छी नींद लेने से क्या होता है, तनाव की समस्या कम हो जाती है और शरीर में सूजन और पानी जमा होने की संभावना भी कम हो जाती है और आप हर समय, हर दिन तरोताज़ा महसूस करते हैं। इसलिए जब आपको महसूस और जब आवश्यक हो तो निश्चित नियमित अंतराल पर छोटी-छोटी झपकी लें। ठीक है। अब देखते हैं स्वस्थ गर्भावस्था के लिए खाद्य पदार्थ कैसे लेना चाहिए। तो फलियां लें सबसे पहले। प्रोटीन, फाइबर और फोलेट और कैल्शियम के अच्छे स्रोत जो गर्भावस्था के दौरान आपके लिए आवश्यक सबसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व है चना दाल, साबुत हरी मूंग आदि फलियां और इन्हें आहार में शामिल किया जा सकता है। ठीक है। डेयरी उत्पाद में क्या होता है, डेयरी उत्पाद कैल्शियम, विटामिन और हेल्दी फैट के अच्छे स्रोत हैं जो माँ और बच्चे को अच्छी गुणवत्ता वाला प्रोटीन प्रदान करने में मदद करते हैं जो पाचन को सुचारू रखते हैं। डेयरी उत्पादों में दूध, छाछ, दही, पनीर आदि शामिल होते हैं। अब मछली का देख लेते हैं। मछली में सूक्ष्म पोषक तत्व और हेल्दी फैट होते हैं जो कोलेस्ट्रॉल का स्तर को नियंत्रित रखते हैं। ठीक है। मछली क्या करती है, कोलेस्ट्रॉल के स्तर को नियंत्रित करती है और बच्चे के स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण में मदद करते हैं। हालांकि मछली की कुछ ऐसी किस्में हैं जिनका सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि उनमें मरकरी होता है जो स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है। इसलिए किसी भी मछली का सेवन करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लें। अब यहाँ पे बताया जा रहा है गर्भावस्था से जुड़े महत्वपूर्ण तत्व। रजोनिवृत्ति निवृत्ति क्या होती है देख लेते हैं। मेनोपॉज, स्त्रियों में 40 से 50 वर्ष की उम्र के पश्चात ऋतुस्राव नहीं होता है, इसे ही रजोनिवृत्ति कहा जाता है। ठीक है। तो हमारी जो क्लास है वो यहीं तक एंड करते हैं। हम आगे से गर्भावस्था से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको विस्तार से कल समझेंगे। तो उसमें हम काफ़ी कुछ देखेंगे, अच्छे से समझेंगे। तो आप बस जुड़े रहिए, समझते रहिएगा। और हमारी बुक जो है धीरे-धीरे करके ख़त्म होने की कगार पे आती जा रही है। सीडीपी भी बहुत हमने कर लिया, है ना। होते जा रहे हैं इसकी क्लासेस भी, जहाँ पे थोड़ा-सा हमारे कई पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे थ्योरी पढ़ने में। और आगे हम सारे सिद्धांत वगैरह देखेंगे तो बहुत ईज़ी लगने लगेगा फिर आपको सीडीपी। तो इसी तरह से जुड़े रहिएगा, है ना। अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक ज़रूर कर दें, कमेंट कर दें, शेयर बिल्कुल करना ना भूलें, शेयर कर दिया करें आप, है ना। और सपोर्ट बनाए रखो इसी तरीके से। आपको भी काफ़ी कुछ अच्छा कंटेंट मिलता रहेगा मेरे द्वारा, जितना मुझसे हो सकता है बिल्कुल मैं हेल्प के लिए तैयार हूँ, करने के लिए, है ना। आप लोगों को पढ़ाने से मेरी भी अच्छी पढ़ाई हो जाती है, वरना मैं फिर मक्कारी दे देती थी कभी-कभी। लेकिन अब आप लोगों को पढ़ाना होता है ना, तो बिल्कुल भी ऐसा मैं सोच भी नहीं सकती हूँ, मुझे पढ़ना ही होता है चाहे कितनी भी नींद आ रही हो। अब जैसे रात में अभी देखो 11:45 हो रहे हैं, नींद आ रही है, लेकिन ना करना है भी आप लोगों के लिए। वही वादा किया है, निभाना पड़ेगा कि एंड तक आपको लेकर चलना है साथ-साथ, है ना। तो इसलिए एक मुझ पे नैतिक दबाव रहता है ऑल टाइम। मैं अगर सोचूँ ना कि आज छुट्टी मना लूँ तो, है ना, फिर ध्यान आ जाता है कि नहीं-नहीं अपन से लोगों को उम्मीद है, बहुत लोग उम्मीद लगा कर बैठे हैं कि बिल्कुल सपोर्ट, मतलब आप लोगों का साथ देना है। तो यही सोच के फिर उठती हूँ, फटाफट से करती हूँ तैयारी, है ना। किसी दिन हो जाता है, लेकिन पता है ह्यूमन बीइंग है, मैं भी महिला हूँ, घर में बच्चे हैं, सास हैं, सभी कुछ हैं। तो है ना, कभी-कभी हो जाता है, नहीं आ पाती है क्लास, कई समस्या आ जाती हैं, बच्चे ही परेशान कर रहे हैं या उनका कुछ इम्पोर्टेंट काम आ गया स्कूल से संबंधित, तो कहीं की क्लास मिस हो जाती है। लेकिन बाकी मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ क्लासेस आपको रेगुलर मिलती रहें, पूरी-पूरी, है ना। तो अगर क्लास छूटती भी है तो मोस्टली कौन सी छूटती है, जो आपकी एमसीक्यू क्लासेस होती है ना, ऑब्जेक्टिव होती है नाइट वाली, वही मिस हो पाती है। क्योंकि ये वाली जो वीडियोज़ हैं ये मैं रात में ही रिकॉर्ड कर लेती हूँ बच्चों को सुलाने के बाद, वो दिन में करती हूँ, है ना, आंगनबाड़ी से लौट कर आने के बाद। तो वो तब थोड़ा-सा डिस्टर्बेंस कई बार हो जाता है।
बच्चे ही परेशान कर रहे हैं या कुछ और रीज़न आ गए, है ना? कोई मिल नहीं आ गया तो फिर उसके छूटने के चांसेस होते हैं। लेकिन आपकी जो सीडीपी है, योजना वाली है, ये तो फिर मैं कर लेती हूँ नाइट में ही, तो इसमें नहीं आती है दिक्कत। तो अभी कभी जैसे किसी दिन ना आ पाए वीडियो तो घबराया नहीं करो, सोच लिया करो दीदी पे काम आ गया होगा। बाकी है ना, बीच में नहीं छोड़ेंगे अपन, क्लास करेंगे ही करेंगे। पूरी क्लासेस लेंगे अपन, जो भी ऑब्जेक्टिव है वो भी कंप्लीट करेंगे उसको, ठीक है? तो उसमें भी जो-जो आपको लगे कि हाँ, नोट करने वाली चीज़ है तो नोट कर लिया करो। बाकी है ना, फिर अपन करते चलेंगे और ऑब्जेक्टिव अपन लगा ही रहे हैं जो आपका व्हाट्सएप के थ्रू, व्हाट्सएप ग्रुप अगर आपने जॉइन नहीं किया है तो कर लें। वहाँ पर भी अपन जो है पढ़ाई करते हैं। फ्री कंटेंट भी मिलता है, पेड कंटेंट भी है जिसमें आपको 150 क्वेश्चंस पर डे दिए जा रहे हैं प्रैक्टिस के लिए, टॉपिक वाइज़ और सब्जेक्ट वाइज़, ठीक है? तो चाहें तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं, वहाँ से जुड़ सकते हैं और अगर आपको पेड नहीं लेना है तो आप फ्री भी जॉइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया है व्हाट्सएप ग्रुप का, वहाँ से आप जॉइन होकर जो है अपनी तैयारी अच्छी कर सकते हैं, ठीक है? तो ये आज की जानकारी थी, आज की वीडियो था। मैं अब आपसे विदा चाहूँगी, चलती हूँ। मिलते हैं फिर हम लोग अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।